हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपकी खुद के चैनल में दिलकुश टेक्निकल क्लासेज में। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंडक्टेंस की। दोस्तों, तो दोस्तों इंडक्टेंस का सिंबल देख लो दोस्तों, आप ये आपको दिखाया गया है। दोस्तों इंडक्टेंस होता है ऐसे, ये इंडक्टेंस है दोस्तों। अब दोस्तों हम सबसे पहले बात कर लेते हैं, थोड़ा इनको नोट ही कर लेता हूँ दोस्तों मैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों, जैसे अपने पास कोई भी इंडक्टर है। पहले आप ये डायग्राम देखिए, यहाँ पे क्या है दोस्तों, ये दो इंडक्टर है। हाँ तो दोस्तों ये दो इंडक्टर हैं, जो पहले की कोयल है ए और बी। तो दोस्तों इन दोनों के बीच जो कॉमन फ्लक्स लिंक कर रहा है वो कर रहा है फाई। तो ये कोयल बी है, ये कोयल ए है, इसके साथ एक वोल्टेज सोर्स कनेक्ट कर रखा है। तो दोस्तों देखो यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही अपने वोल्टेज सप्लाई दी, इसमें क्या होगा, इसमें करंट फ्लो होगा। इसके कारण क्या होगा, इसका फ्लक्स प्रोड्यूस होगा कोयल ए का। तो जो कोयल ए का जो फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, उसका कुछ फ्लक्स कोयल बी के साथ लिंक करेगा। तो देखो क्या होगा, इफ़ द करंट फ्लोइंग थ्रू द एलिमेंट चेंज विद टाइम। अब देखो दोस्तों, अपन ने ऐसी ऐसी सप्लाई अप्लाई की है जैसे यहाँ पे। तो जो कोयल ए में करंट फ्लो हो रहा है वो अगर टाइम के साथ चेंजेस होगा तो क्या होगा, देन द मैग्नीट्यूड फ्लक्स प्रोड्यूस बाय द करंट आल्सो चेंजेस। अब क्या होगा, जैसे दो दोस्तों, जो टाइम के साथ कोयल ए का करंट चेंज हो रहा है तो उससे क्या होगा भैया, जो उस करंट से जो फ्लक्स प्रोड्यूस होगा वो भी टाइम के साथ चेंजेस होगा। बिल्कुल सही बात है, अगर करंट टाइम के साथ चेंजेस हो रहा है तो जो फ्लक्स है ना वो भी टाइम के साथ चेंजेस होगा। तो भैया जैसे ही फ्लक्स चेंजेस होगा तो इसके कारण क्या होगा, इसमें वोल्टेज इंड्यूस हो जाएगा कोयल कोयल में। इट क्यूजेज है वोल्टेज इंड्यूस इन द सर्किट। इसके कारण क्या हो जाएगा, एक वोल्टेज इंड्यूस हो जाएगा सर्किट में। और इसकी वैल्यू क्या होगी, रेट ऑफ फ्लक्स लिंकेज, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज, मतलब वी इक्वल टू डी फाई बाई डी टी। तो दोस्तों देखो यहाँ पे क्या हुआ, मतलब अगर करंट चेंज होगा टाइम के साथ तो जो करंट के कारण जो फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है वो भी टाइम के साथ चेंजेस होगा। अगर फ्लक्स टाइम के साथ चेंजेस होगा तो उससे क्या होगा, एक वोल्टेज इंड्यूस हो जाएगा और उसकी वैल्यू क्या होगी, वी इक्वल टू डी फाई बाई डी टी। अब जो फाई की वे फाई इक्वल टू क्या होता है, एल आई, इंडक्टेंस इंटू करंट होता है। तो यहाँ पे अपन फाई इक्वल टू एल आई पुट कर देंगे। तो ये वी इक्वल टू क्या आ गया, एल डी आई बाई डी टी आ गया, जहाँ एल एल क्या है भैया, सेल्फ इंडक्टेंस है। अब हम कोयल बी की बात कर लेते हैं। कोयल ए में इंड्यूस ई एम एफ हो गया ये कोयल ए तक की बात हुई। अब कोयल बी की बात करते हैं अपन। देखो कोयल ए में क्या हुआ, जो कोयल ए में करंट आ रहा था वो टाइम के साथ चेंजेस हो रहा था। उससे क्या हुआ, जो उस करंट से जो फ्लक्स प्रोड्यूस होगा वो भी टाइम के साथ चेंजेस होगा। अगर फ्लक्स टाइम के साथ चेंजेस होगा तो भैया उसमें एक वोल्टेज इंड्यूस हो जाएगा। उसकी वैल्यू क्या होगी, वी इक्वल टू डी फाई बाई डी टी। फाई की वैल्यू पुट कर दी एल आई, तो यहाँ पे एल आई पुट करी तो वी इक्वल टू क्या आ गया, एल डी आई बाई डी टी आ गया। अब हम कोयल बी की बात करेंगे। देखो एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न इन कोयल बी। ई क्या है, इंड्यूस ई एम एफ इन कोयल बी। फाई क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स इन वेबर, जो कोयल बी के साथ लिंक कर रहा है। अब देखो ये फेराडे लॉ के कहता है, फेराडे लॉ कहता है कि अगर कोई किसी भी कोयल के साथ जो फ्लक्स लिंक कर रहा है, अगर वो चेंजेस हो रहा है टाइम के साथ तो उसमें एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। तो भैया कोयल बी के साथ जो फ्लक्स लिंकेज कर रहा है उसके कारण जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ वो क्या हुआ। अब यहाँ पे ना दोस्तों, हम क्या है, यहाँ पे कोयल ए और बी के बीच क्या है, फ्लक्स लिंकेज ज़ीरो है, बिल्कुल भी फ्लक्स लीकेज नहीं हो रहा। जो कोयल ए का फ्लक्स है पूरा का पूरा कोयल बी के साथ लिंक कर रहा है। तो जो दोनों ईएमएफ है कोयल ए और बी का, क्योंकि सेम फ्लक्स से प्रोड्यूस हो रहे हैं दोनों ईएमएफ, दोनों इक्वल होना चाहिए। तो भैया इक्वल टू क्या आ गया, फ्रॉम द फेराडे लॉ ऑफ ईएमएफ इन कोयल बी। तो भैया फेराडे लॉ से कोयल बी में ईएमएफ इंड्यूस होगा, क्योंकि कोयल बी का जो फ्लक्स चेंजिंग फ्लक्स है कोयल ए का कोयल बी के साथ लिंक करेगा तो उसमें फेराडे लॉ के अकॉर्डिंग ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। उसकी वैल्यू होगी एन डी फाई बाई डी टी। तो जैसे दोनों सेम फ्लक्स के कारण वोल्टेज इंड्यूस हो रहे हैं तो दोनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पे अपन पुट कर देंगे, दोनों वोल्टेज इक्वल कर देंगे। तो वहाँ पे क्या था, एल डी आई बाई डी टी था, और ये क्या है, एन डी फाई बाई डी टी, दोनों को इक्वल कर दिया। तो यहाँ डी टी से डी टी कट गया और डी से डी कट गया, तो एल आई इक्वल टू एन फाई बचा। तो यहाँ से इंडक्टेंस की वैल्यू आ जाएगी अपने पास, एल इक्वल टू एन फाई अपॉन आई। ये आपको याद रखना है। और अपन फ्लक्स पहले अपने जो कंपैरिजन था इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक सर्किट के बीच में पढ़ा था अपन ने कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, एम एम एफ अपॉन रिलक्टेंस।
और जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है इसकी यूनिट क्या होती है, वेबर होती है। और एम एम एफ इक्वल टू क्या होता है, एन आई, इसकी यूनिट क्या होती है, एम्पियर टर्न होती है। अब हम बात करते हैं रिलक्टेंस की। रिलक्टेंस क्या होता है, एल अपॉन म्यू है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे सबकी, रिलक्टेंस की पुट कर देंगे और फ्लक्स की वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ पे देखो अपन ने यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर दी फ्लक्स की, यहाँ पे रिलक्टेंस, तो एम एम एफ अपॉन आर एल पुट कर दिया यहाँ पे। तो और फिर आर एल की वैल्यू पुट कर दी नीचे वाली लाइन में, एल अपॉन म्यू है, ये म्यू ऊपर चला गया तो आई से आई कट गया, तो एल इक्वल टू क्या आ गया, एन स्क्वायर म्यू ए अपॉन एल, एन स्क्वायर म्यू ए अपॉन एल आ गया। इंडक्टेंस की यूनिट क्या होती है, हेनरी होती है। अब देखो एल इक्वल टू एन फाई अपॉन आई भी बोल सकते हैं, और एन स्क्वायर म्यू अपॉन एल भी बोल सकते हैं, और एन स्क्वायर अपॉन आर एल भी बोल सकते हैं, क्योंकि एल अपॉन म्यू क्या हो गया भैया, रिलक्टेंस हो गया। तो ये सीधा सीधा आ गया, आपके समझ में आ रहा होगा दोस्तों। अब हम बात करते हैं इंटीग्रल वोल्टेज एंड करंट, जो उसमें इंडक्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज और करंट क्या होता है, आई एल होता है 1/L इंटीग्रेशन वी डी टी, और वी एल इक्वल टू क्या होता है, एल डी आई बाई डी टी होता है। दोस्तों आपको ये बात हरदम याद रखनी है, कोई भी एग्ज़ाम हो, एसएससी जेई में कई बार आ चुका है ये क्वेश्चन, कि भैया इंडक्टर और कैपेसिटर केवल एनर्जी स्टोर करते हैं, इनमें कोई भी एनर्जी का डिसिपेशन नहीं होता। देखो अब आगे यहाँ भी आएगा, देखो एनर्जी स्टोर्ड, एनर्जी स्टोर्ड है कि इसमें हाफ एल आई स्क्वायर आ गया। और जो पावर डिसिपेशन होता है ना इंडक्टर और कैपेसिटर में, कभी नहीं होता, जीरो होएगा ये ऑलवेज, क्योंकि ये केवल एनर्जी स्टोर करते हैं। इंडक्टर करता है मैग्नेटिक फील्ड के रूप में एनर्जी स्टोर, और कैपेसिटर करता है इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में एनर्जी स्टोर करना, आपको ध्यान रखना है। तो अब जो इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक है ऑफ एन आइडियल इंडक्टर की, वो हम पढ़ेंगे। देखो अब क्या होगा, देयर इज नो वोल्टेज अक्रॉस एन इंडक्टर इफ द करंट थ्रो इट इज़ नॉट चेंजिंग विद टाइम। अगर भैया जो करंट पास हो रहा है अपने इंडक्टर से, वो टाइम के साथ चेंजेस नहीं होगा, तो क्या होगा, मतलब क्या होगा, तो वोल्टेज जीरो होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ भैया, डीसी में क्या होता है, करंट होता है ना, करंट बिल्कुल कांस्टेंट होता है, टाइम के साथ चेंज नहीं होता। केवल एसी में होता है, साइनसॉइडल वेव होती है तो टाइम के साथ चेंजेस होता है। तो भैया यहाँ पे वी एल ज़ीरो नहीं होगा, इसलिए एसी तो इससे पास हो जाएगा इंडक्टर से। और डीसी में क्या होता है, करंट टाइम के साथ चेंजेस नहीं होता है, इसलिए वी एल क्या होगा, जीरो होगा डीसी में। मतलब किसकी तरह वी एल जीरो का मतलब क्या हो गया भैया, अपना इंडक्टर शॉर्ट सर्किट हो गया। इंडक्टर शॉर्ट सर्किट की तरह काम करेगा, आपको याद रखना है हरदम। देखो अब यहाँ पे लिखा हुआ भी है, देयर इज नो वोल्टेज अक्रॉस एन इंडक्टर इफ द करंट थ्रो इज इन नॉट चेंज विद टाइम। भैया इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज जीरो होगा इफ द, जो भी इंडक्टर से करंट पास हो रहा है अगर वो टाइम के साथ चेंजेस नहीं हो रहा। मतलब क्या है भैया, डीसी के लिए शॉर्ट सर्किट की तरह काम करेगा। एंड डियर फॉर इंडक्टर शॉर्ट सर्किट टू डीसी, डीसी के लिए शॉर्ट सर्किट की तरह काम करेगा इंडक्टर। अब इसके बाद में अगला पॉइंट पढ़ते हैं। अपना अगला पॉइंट क्या है, एन इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ एनर्जी कैन बी स्टोर्ड इन इंडक्टर इफ द वी एल इक्वल टू जीरो इट इज़ पॉसिबल व्हेन आई एल कॉन्स्टेंट। देखो भैया यहाँ पे क्या हो गया, जब भी आई एल कॉन्स्टेंट होगा, मतलब टाइम के साथ चेंजेस नहीं होगा, तो क्या होगा, जो भी शॉर्ट सर्किट की तरह काम करेगा इंडक्टर, तो अपन इसमें इनफाइनाइट एनर्जी स्टोर कर सकते हैं। इट इज़ इम्पॉसिबल टू, मतलब कोई भी करंट है ना सडनली चेंज नहीं हो सकता इंडक्टर में। इट इज़ इम्पॉसिबल टू चेंज द करंट थ्रू एन इंडक्टर by a finite amount in zero time for this required VL equal to infinite। भैया इंडक्टर से करंट सडनली चेंज नहीं हो सकता बाई फाइनाइट अमाउंट से, इसके लिए अपन को इनफाइनाइट वोल्टेज चाहिए अगर चेंज करना है। तो इसका मतलब क्या हो भैया, इंडक्टर अपोज करता है सडन चेंज ऑफ करंट का। तो अगली लाइन लिखी हुई भी होगी यहाँ पे, एन इंडक्टर रेजिस्ट सडन चेंज इन करंट। तो आपको यहाँ पे दो पॉइंट याद रखने हैं। पहला तो क्या हुआ भैया, अगर आई एल टाइम के साथ चेंज नहीं होगा, अगर कांस्टेंट होगा, तो क्या होगा, इंडक्टर शॉर्ट सर्किट की तरह काम करेगा। जैसे डीसी में करंट टाइम के साथ चेंजेस नहीं होता, तो इंडक्टर डीसी के लिए शॉर्ट सर्किट की तरह काम करता है। पहला पॉइंट तो ये है। दूसरा क्या है, इंडक्टर भैया करंट को सडनली चेंज नहीं होने देता, इसका अपोज करता है। और तीसरा क्या है, इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ एनर्जी तभी स्टोर कर सकते हैं अपन एक इंडक्टर में इफ वी एल इक्वल टू ज़ीरो। अब देखो, एन इंडक्टर नेवर डिसिपेट एनर्जी, भैया इंडक्टर में कभी पावर का डिसिपेशन नहीं होता है।
ओनली स्टोर होता है। दो यहाँ पे पावर डिसिपेशन क्या हो जाएगा, पावर लॉस क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और स्टोर जो स्टोर एनर्जी होगी उसकी वैल्यू क्या होगी, हाफ एल आई स्क्वायर। अब हम बात करते हैं लीनियरिटी टेस्ट ऑफ इंडक्टर की। देखो व्हेन इंडक्टेंस ऑफ इंडक्टर इंडिपेंडेंट ऑफ सोर्स मैग्नीट्यूड, अगर किसी का भी इंडक्टेंस, किसी इंडक्टर का इंडक्टेंस सोर्स मैग्नीट्यूड पर डिपेंड नहीं करता तो क्या है, लीनियर या एक्स एयर कोर इंडक्टर भी बोलते हैं। अब कोई इंडक्टर है उसका इंडक्टेंस अगर डिपेंड करता है सोर्स मैग्नीट्यूड पे हो तो नॉन लीनियर और एक्स आयरन कोर इंडक्टर भी बोलते हैं इसको। थैंक यू दोस्तों, ये था मेरा लेक्चर आपके लिए फॉर इंडक्टर। और दोस्तों मैं जल्दी आपको जितना भी अब तक पढ़ाया सर्किट में उस पर बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस कराऊंगा ज़बरदस्त तरीके से। दोस्तों ये आपका चैनल है, आपका खुद का चैनल है, इसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।